हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग धातु के निष्कर्षण के दो चरण पढ़े थे। पहला अयस्क का सांद्रण और दूसरा सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा चरण पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको पिछले दिन भी छूट गया था। पिछले दिन क्या 2 दिन छूट गया। सॉल्यूशन का एक लास्ट न्यूमेरिकल आपको दिए थे, वो बनाया नहीं थे अभी। पहले उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, उस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ था, क्या क्या डाटा दिया हुआ था उसको पहले लिखते हैं। उसमें एसिटिक अम्ल बीले था एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल का घनत्व दिया हुआ था D 1.06 ग्राम पर ml, और इसका आयतन भी दिया हुआ था। इसका आयतन था 0.6 ml। नहीं, और क्या दिया हुआ था? और आपको दिया हुआ था विलायक कौन था यहाँ न्यूमेरिकल में? जो विलायक है वो H2O जल था, और इसका आयतन दिया हुआ था 1 लीटर। आयतन 1 लीटर। चूंकि जल का घनत्व सेम होता है, 1 होता है, इसीलिए इसका आयतन और घनत्व आयतन और द्रव्यमान बराबर होता है। मैंने 1 लीटर है तो उसका द्रव्यमान भी लिख सकते हैं क्या? 1 kg। द्रव्यमान बराबर 1 kg। क्यों? क्योंकि जो घनत्व है वो 1 ग्राम पर ml होता है, ऐसे, या 1 kg प्रति लीटर, ऐसा। ठीक है। और क्या दिया हुआ था? विलयन के हिमांक में अवनमन दिया हुआ था। हिमांक में अवनमन डेल्टा TF। विलयन के हिमांक में अवनमन डेल्टा TF दिया हुआ था 0.0205, ऐसा। निकालना क्या था? आपको निकालना था, एक और डाटा दिया हुआ था, विलायक का मोलल अवनमन हिमांक KF दिया हुआ था। क्वेश्चन में ही लिख दिए थे, बोल दिए थे आपको। KF था 1.86। चलिए, ये अपने से लिखना भी इसको रहता है कभी कभी। देखिएगा, इसको क्या लिखते थे? मोलल अवनमन स्थिरांक, ये ना। निकालना क्या था? आई निकालना था, वॉन्टॉप गुणांक, वॉन्टॉप गुणांक निकालना था आपको। आई और वियोजन की मात्रा अल्फा निकालना था। इतना सारा आपको डाटा दिया हुआ था, ये चीज निकालना था। देखिए, आई संबंधित हम लोग फॉर्मूला 2 पढ़े थे। क्या 2 फॉर्मूला था? पहला फॉर्मूला तो ये था कि आई जो है वो अल्फा की सहायता से निकल सकता है ना। अल्फा के टर्म में वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता था I-1/M-1, ऐसा। लेकिन हम लोग को यहाँ चूंकि आई यदि उस फॉर्मूला से निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा भी नहीं दिया हुआ है, अल्फा भी निकालना है। इसीलिए आई का दूसरा फॉर्मूला सोचना होगा, और आई का दूसरा फॉर्मूला अनुसंख्यक गुण की सहायता से, जो बताया था कि असामान्य आणविक द्रव्यमान हो जाता है, उसको सामान्य करने के लिए वॉन्टॉप गुणांक को शामिल करके, संशोधित करके सभी अनुसंख्यक गुण का नया फॉर्मूला डिराइव हुआ था। तो वहां से क्या फॉर्मूला आया था, इधर देखिएगा। फॉर्मूला था डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB बटा WA इंटू MB। आई यहीं आया था, देखिए यहीं पे, ऐसे आई आया था ना गुणांक में।
आई ला करके सब किए थे। तो देखिएगा ये हम लोग को आई निकालना है, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, ये आई बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी बटा के एफ इंटू डब्ल्यू बी। चलिए यहीं से कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टी एफ का मान कितना है, डेल्टा टी एफ 0.0205 गुने डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान 1 kg। विलायक के द्रव्यमान को केजी में रखते हैं। ये कैसे केजी कर दिए समझ में आया सबको, वो इसलिए कि विलायक जो यहाँ जल था और जल का घनत्व तो एक होता है, इसीलिए उसका आयतन और द्रव्यमान बराबर होता है। चलिए इंटू एम बी मतलब विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक नहीं सॉरी विले का आणविक द्रव्यमान। विले कौन है, विले एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12 3 15 और 12 28 और 16 दूना 32, 28 और 32 60, अब एक हाइड्रोजन फिर 61 और दूसरा कुछ होगा, 2 कार्बन है ना, तो 14 दूना 28 हो गया और 4 हाइड्रोजन है और ये 32, 8 4 12 2 14, 3 2 5 और 1 6, 64 होता है। ठीक है 64 और पूरा के बटा में केफ 1.86 इंटू डब्ल्यू बी मतलब बिले का द्रव्यमान। तो बिले का द्रव्यमान कितना होगा, बिले का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, बिले का द्रव्यमान दिया हुआ है नहीं, आयतन दिया हुआ है। द्रव्यमान निकालना है तो क्या करेंगे, द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है लेकिन आयतन के साथ साथ घनत्व तो दिया हुआ है, नहीं आयतन और घनत्व तो दिया हुआ है, तो द्रव्यमान नहीं निकल जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। यहां से रफली समझिएगा, डी बराबर एम बटा भी होता है ना, तो एम बराबर क्या हो जाएगा डी इंटू भी, दोनों को गुना कर देंगे तो ये एम एल कट जाएगा। देखिएगा यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 1.06 इंटू 0.6, कहां से लिखे समझना है ग्राम में, यहां से देखिए घनत्व और आयतन दिया हुआ था तो डी बराबर एम बटा भी होता है, तो एम बराबर डी इंटू भी हो जाएगा और डी दिया हुआ था कितना, डी था 1.06 ग्राम पर ml और गुने 0.6 ml, तो ml से प्रति ml कट गया तो ग्राम में जो आएगा तो ये ना बच जाएगा 1.06 इंटू 0.6, उसी को यहां लिख दिए हैं। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप तो आएगा 1.04, कितना आएगा 1.04, ये आई का मान आया, वोल्टों गुणांक आ गया। ठीक है चलिए ये आई का मान आ गया आपको 1.04, कैलकुलेशन आपको कर लेना है। ठीक है इसके बाद आपको निकालना था क्या, इधर मिटा देते हैं, आपको अल्फा निकालना था, वियोजन की मात्रा अल्फा। देखिएगा तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर आप फॉर्मूला पढ़े थे, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर I-1 बटा M-1, ये फॉर्मूला आप पढ़े थे। आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ अभी आया ना, आई 1.04, E1 उसमें से घटा देंगे, एम क्या था, एम विघटित अणुओं वियोजित अणुओं की संख्या, तनों की संख्या। तो यहाँ कैसे विघटित होगा, कौन है यहाँ बिले, बिले यहाँ एसिटिक अम्ल है तो कैसे विघटित होगा, देखिएगा ये ऐसे विघटित होता है, CH3 एसिटेट है ये, COO माइनस प्लस H प्लस, कितना कण टोटल 2, एक तो एसिटेट और एक हाइड्रोजन, तो एम का मान आ गया 1 प्लस 1 कितना 2, यहाँ रख देंगे डायरेक्ट, अल्फा बराबर हो जाएगा I 1.04 माइनस 1 और पूरा के बट्टा में एम का मान 2 माइनस 1, ये देखिए घट के कितना आ जाएगा, ऊपर में 0.4 और नीचे 1, तो ये 0.4 आंसर हो गया, 0.04 ना 0.04। चलिए
अल्फा का मान 0.04 और वाई का मान 1.04। चलिए, ये न्यूमेरिकल आपको लास्ट दिए थे, उधर 2-3 क्लास याद नहीं रख पा रहा था, इसलिए नहीं कैलकुलेट किए थे। ठीक है, आगे आपको धातु के निष्कर्षण में दिया गया था, 2 पढ़े थे आप, और दूसरा जो था सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, उसमें आप एक 2 विधि पढ़े थे, भर्जन और निस्तापन। दोनों में अंतर आपको लिखने के लिए होमवर्क दिया गया था। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। छोटी सी बात होती है उसमें लिखने के लिए, एक तो डिफिनेशन हो जाता है वायु की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में ऐसे, और एक होता है तीसरा, एक तो हो गया परिभाषा, दूसरा वायु की उपस्थिति अनुपस्थिति, फिर होता है किसके लिए कौन प्रयुक्त होता है। जो जारण या भर्जन है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए, और जो निस्तापन है वो कार्बोनेट के लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए, हाइड्रेट के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं, इतना आपको लिखना था। चलिए, अगला आपको सी हेडिंग देना है, तीसरा चरण, चरण 3 ऐसे लिखना, सी नहीं, चरण 3 हेडिंग देना था, धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति मतलब अवकरण। ये शायद हेडिंग आप दिए थे, डैश देख उसमें लिखना है। नहीं, उसमें लिख भी लिए थे शायद आप, हम बोल देते हैं एक बार, पहले लिखिए तो। चलिए लिखिएगा, धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति। देखिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है। धातु का ऑक्साइड का मतलब ये है कि धातु है Fe2O3 से धातु का ऑक्साइड है, ये आयरन का ऑक्साइड। तो यहां से आयरन प्राप्त करना मतलब सिर्फ ऑक्सीजन को न हटाना है। तो ऑक्सीजन हटाने की प्रक्रिया को, ऑक्सीजन के निष्कासन को अवकरण कहते हैं। कुल मिलाकर के हम लोग तीसरा चरण में अवकरण करते हैं, चाहे जिस विधि से करें, अवकरण करते हैं ताकि ऑक्सीजन हट जाए। ऑक्सीजन हट जाएगा तो अकेले धातु बच जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए इसको अवकरण कहते हैं। लिखिएगा, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन को निष्कासित करना होता है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण कहलाता है। अतः तीसरे चरण में हम लोग अवकरण प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित विधियां उपयुक्त हैं। जिसके लिए निम्नलिखित विधियां प्रयुक्त होती हैं, लिखिएगा, निम्नलिखित विधियां प्रयुक्त होती हैं। है के बाद डैश देके पहला लिखेंगे। है के बाद डैश देके पहला लिखना है प्रगलन। चलिए, प्रगलन लिखना है आपको, लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिए। इनऑर्गेनिक इस चैप्टर में अब इसके बाद लिखना ही है ढेर सारा बात। चलिए लिखिएगा, प्रगलन। प्रगलन लिख करके डस देकर लिखना है, वह प्रक्रिया जिसमें धातु के ऑक्साइड को गर्म करके द्रवित किया जाता है, प्रगलन कहलाता है। प्रगलन प्रक्रिया में अवकारक पदार्थ को मिलाकर मिश्रण को गर्म किया जाता है
पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। प्रगलन में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रगलन में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड अवकारक को ऑक्साइड के साथ मिलाकर उच्च ताप पर वात्या भट्ठी में गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, लिख लिए। फलस्वरूप ऑक्साइड धातु में परिवर्तित हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल लिखना है आपको। चलिए समझिए। प्रगलन में क्या कहा गया कि जिस प्रक्रिया में ऑक्साइड को गर्म करके धातु प्राप्त कर लिया जाता है उसको हम लोग प्रगलन कहते हैं। प्रगलन प्रक्रिया में अवकारक के रूप में कुछ पदार्थ को मिलाया जाता है ऑक्साइड के साथ, तब उसको गर्म करते हैं। ऑक्साइड के रूप में कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। जनरली कार्बन का उपयोग होता है। कुछ कुछ परिस्थिति में ऐसा होता है कार्बन से जो नहीं होता है उपकृत, कार्बन मिलाने के बाद नहीं होता, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा किया जाता है। जैसे आयरन है तो आयरन को पहले कार्बन के साथ गर्म करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फिर उस कार्बन मोनोऑक्साइड को और लंबे समय तक ऑक्साइड के साथ संपर्क में रखता है वात्या भट्ठी में। वात्या भट्ठी एक इस प्रकार का भट्ठी होता है, विशेष प्रकार का, जिसमें ऊष्मा ज्यादा से ज्यादा कंजर्व रह सके। ऐसा इस टाइप का बीच में, मतलब जब यहां से ऊष्मा जाए तो कम जगह से होकर के निष्कासित हो, इस आकार का रहता है वात्या भट्ठी। अगला लिखना है, ये पहला था प्रगलन, दूसरा लिखना है। दूसरा क्या आप तो लिखा हुआ था, क्या था? एल्युमिनियम द्वारा अवकरण ना। दूसरा हेडिंग देना है एल्युमिनियम द्वारा अवकरण। लिखे डैश दे करके। यह विधि वैसे धातु के ऑक्साइडों को अपचयित करने में प्रयुक्त होती है जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकृत नहीं होते हैं, जैसे क्रोमियम Cr, मैग्नीशियम Mg, वेनेडियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, टीन इत्यादि। पैराग्राफ चेंज।
इन धातु के ऑक्साइडों को अवकृत करने के लिए एल्युमिनियम धातु द्वारा एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसे एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। जिसे एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। इस विधि में एल्युमिनियम के महीन चूर्ण एवं धातु के ऑक्साइड को एक विशेष प्रकार के बर्तन में लेकर मिश्रित कर लिया जाता है तथा इस मिश्रण को थर्मिट कहते हैं। थर्मिट कहते हैं। इस थर्मिट को मैग्नीशियम के फीता को जलाकर गर्म करते हैं। फलस्वरूप धातु प्राप्त हो जाता है। सब रिएक्शन का बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। चलिए समझिएगा। ऐसा है कि आज स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं है, इसीलिए वीडियो भी लेट से बन रहा है। 3 सवा 3 हो गए, 3:30 हो गया। तो आपको जो है आगे नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। आज वीडियो बनाने के मूड में नहीं थे, फिर सोचे देखते हैं, लेकिन अभी ठीक नहीं लग रहा है। तो अगले वीडियो में अब चलते हैं हम लोग। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।